वन वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना मीन्स प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है प्रस्तावना और आखिर प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी राष्ट्र संविधान के बिना एक सुव्यवस्थित शासन की कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए संविधान बहुत जरूरी है। और दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र जिनका अपना संविधान है उनमें प्रस्तावना जरूर होती है, क्योंकि प्रस्तावना में ही मूल आधार, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, क्या क्या आदर्श है, इन सब के बारे में लिखा होता है। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो वो उद्देश्य रहित थी, मीन्स उसको एक दिशा देने के लिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, वो प्रस्तुत किया गया और जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से पारित कर लिया और आगे चल के यही हमारी प्रस्तावना बनी। तो इस प्रस्तावना में हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी गाइडलाइंस थी कि किस तरह के भारत का निर्माण करना है, क्योंकि पहले हमारे देश में राजा रजवाड़ों का शासनकाल था, उसके बाद ब्रिटिश लोगों का शासनकाल था। तो उसके बाद तो हमें संविधान निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा ये सारी गाइडलाइंस मिली थी। और सदियों से जो जनता त्रासदी से ग्रसित थी, तो उस जनता को आजादी के बाद क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, ये सारी चीजें हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में थी, जो आगे चल के हमारे देश की प्रस्तावना बनी। तो पहले एक बार हम लोग अपने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है हमारा प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही ने बनाया और हम ही ने उसे अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू आवरसेल्फ किया। अब हम अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक उद्देश्य दे चुके थे कि हाँ, आपको इस तरह के भारत के निर्माण करना है। तो आइए हम अपने प्रस्तावना को ब्रेक कर करके समझते हैं कि आखिर इसमें इसकी लैंग्वेज में क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या चीजें लिखी हुई थी जिससे पूरे संविधान का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान के स्रोत है भारत के लोग, मीन्स हम ही लोगों ने अपने बीच में से लोगों को चुना और उन्हें संविधान सभा में बैठाकर संविधान का निर्माण कराया, और संविधान भी अपने लिए ही निर्माण कराया गया है। मीन्स संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग, और संविधान भी भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस तरह के भारत का निर्माण करने वाले हैं, मीन्स भारत का स्वरूप कैसा होगा। तो कैसा होगा भारत का स्वरूप, उसके लिए हमने क्या क्या चीजें लिखी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मीन्स संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो हमारे देश के शासन प्रणाली है उसमें किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम अपने देश के लोगों के हित के अनुसार अपनी नीतियां बनाएंगे और उनका संचालन करेंगे। कोई भी ताकतवर देश हम पे अपने कानून अधिरोपित नहीं कर सकता है। हम जिस भी देश से चाहे मित्रता करें या ना करें। इस प्रकार ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है? समाजवादी। समाजवादी शब्द को हम अगर समझना चाहें तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है। मीन्स अर्थव्यवस्था के जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उन पे शासन का, सरकार का अधिकार है, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, और कुछ चीजें निजी क्षेत्रों के लिए भी ओपन है। इस प्रकार हमारे देश में मिश्रित समाजवाद है, और समाजवाद के आदर्शों को ही प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक जो भाग 4 है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस प्रकार हम समाजवाद को अपना सकते हैं और धन और उत्पादन के स्वामित्व एवं नियंत्रण में सभी का समान वितरण कर सकते हैं। इसके बाद पंथ निरपेक्ष, मीन्स हमारा भारत कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। हमारे देश का कोई विशेष धर्म, कोई अपना धर्म नहीं होगा। यहाँ के लोग
के मन में जो भी धर्म अपनाने की इच्छा होगी वो अपनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी वो पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगा। उसके बाद हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा देश जो है सरकार की लोकतंत्रात्मक है मीन्स सरकार की पूरी शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित सरकार है मीन्स जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते हैं तथा वे अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विश्व में वैसे देखा जाए तो लोकतंत्रात्मक शासन दो तरह से प्रचलित है, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है वो अमेरिका में है मीन्स जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसके पास बहुत सारी पावर है, लेकिन भारत की उस समय क्षेत्रफल और उस समय की स्थिति को देखते हुए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन चुना गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के राष्ट्रपति को उतनी शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गणराज्य कैसा होगा भारत का। गणराज्य मीन्स यहाँ का जो देश का प्रमुख होगा मीन्स हमारा राष्ट्रपति कोई वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। जिस प्रकार ब्रिटेन में है कि वहाँ का जो राजतंत्र है, जो राज प्रमुख है यानी क्वीन, वो वंशानुगत है मीन्स उन्हीं के परिवार का कोई एक ऐसे आगे बढ़ता जाता है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और फिर कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक योग्यता रखता है वो देश का राजाध्यक्ष या राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये तो हो गया किस तरह के भारत का निर्माण होगा। इसके बाद हम बात करें तो ये तो हो गया किस तरह के भारत का निर्माण होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो नागरिक हैं उनको क्या क्या अधिकार मिलेंगे मीन्स शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या होगा। तो उसके बारे में अगर बात करें तो पहली बात है हम नागरिकों को क्या देंगे, न्याय देंगे। उन्हें क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे, समता या समानता का अधिकार देंगे और सब में भाईचारा बढ़ाने वाले गुणों का विकास करेंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्याय। किस किस प्रकार का न्याय हम देंगे। सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको समान अवसर दिया जाएगा। यदि कोई वर्ग पिछड़ा रह जाता है, कमजोर है, जैसे स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े या कोई भी जाति, तो उन्हें कुछ रिजर्वेशन देके समाज की मेन लाइन में लाया जाएगा जिससे वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सामाजिक न्याय देंगे उन्हें। और दूसरा क्या है, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से अभिप्राय ये है कि उत्पादन के साधनों को इस तरह से वितरण किया जाएगा कि सभी व्यक्ति को समान रूप से इन संसाधनों का लाभ प्राप्त हो सके। कोई भी पावरफुल व्यक्ति किसी भी गरीब तबके के व्यक्ति का शोषण ना कर सके और सभी लोगों को राज्य का ये एक जिम्मेदारी होगी कि वो सभी लोगों को एक बेसिक जो है आर्थिक न्याय प्रदान कर सके। इसीलिए सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती हैं जिनके द्वारा इस आर्थिक न्याय प्रदान किया जाता है, जैसे गरीब लोगों को बहुत ही कम पैसों पे अनाज उपलब्ध कराना और भी बहुत सारी चीजें। और तीसरी बात करें हम तो राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय ये है कि जितने भी लोग हैं सभी को समान रूप से मतदान करने का अधिकार, अपने मन के लोग को शासन व्यवस्था में लाने का अधिकार, और यदि वो राजनीतिक रूप से जागरूक है या राजनीतिक रूप से वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन सब का सभी को मतलब बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। इसके बाद हम नागरिकों को क्या देंगे, स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता। वो जो भी चाहे अपने विचारों को अपना सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं या उस पर जो भी चाहे वो धर्म अपना सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उपासना करके उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं मतलब। और इन स्वतंत्रताओं का संरक्षण स्वयं सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग में स्वतंत्रता का बहुत ही अच्छे से जिक्र किया गया है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद समता या समानता। हम अपने नागरिकों को कैसी समानता देंगे, उन्हें प्रतिष्ठा की समानता देंगे। प्रतिष्ठा की समानता मीन्स जो कोई भी व्यक्ति है, राज्य उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाएगा। मीन्स राज्य ऐसे कानून या नियम बनाएगा जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा या उसकी गरिमा में वृद्धि करता है। और उसको अवसर की समानता से मतलब ये हो गया कि जितने भी जॉब्स है या जो भी चीजें हैं वो सभी नागरिकों को सभी अवसर समान रूप से प्राप्त हो सके। और जो लोग पिछड़े हैं, जैसे आरक्षण द्वारा समाज के दलित, पिछड़े और पीड़क तबके के लिए न्यायपूर्ण समता की कल्पना की जाती है। इसके बाद हम क्या देंगे अपने नागरिकों के लिए, बंधुत्वता मतलब भाईचारा। जब देश का विभाजन हो रहा था तो उस समय
देश में बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिकता फैल गई थी और देश की जातियों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न हो गया था। तो हम आजादी के बाद ऐसे देश की कल्पना कर रहे थे जिसमें बहुत ही भाईचारा हो और वो सब आपस में मिलजुल कर रहे। अपनाया गया व्यक्ति बंधुत्वता कैसी हो, जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाए, मीन्स उसके सम्मान को बढ़ाए, ऐसी बंधुत्वता होनी चाहिए। और दूसरा, बंधुत्वता इस प्रकार की होनी चाहिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बढ़ाने वाली हो। तो बंधुत्वता को ही बढ़ाने के लिए हमने एकल नागरिकता का चयन किया कि हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं। और बंधुत्वता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि इसको जोड़ने के बाद ही हमारा देश समाजवादी या पंथ निरपेक्ष हुआ है, उसके पहले भी हमारे संविधान का रुझान समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ही था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ने के बाद यह रुख पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। देखिए, हमने जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।